मैं अभी कुंवारी लड़की हूँ, लेकिन 5 बार प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। यह राज जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक दिन मेरी शादी हो गई। जब मैं 6वीं बार प्रेग्नेंट हुई तो फिर कुछ ऐसा हुआ जो मेरा राज खुलकर मेरे पति के सामने आ गया। फिर मेरे पति ने मेरे साथ जो किया उससे तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरा पति तो, मेरा नाम स्नेहा है। मैं एक बहुत ही अच्छे घर से ताल्लुक़ रखती थी। मेरे घर में मैं और मेरी मम्मी पापा रहते थे। हम अपने परिवार में बहुत खुश थे। एक दिन कुछ अचानक ऐसा हुआ जो सब कुछ बर्बाद होकर रह गया। मेरे घर में मैं और मेरी मम्मी पापा रहते थे। हम अपने परिवार में बहुत खुश थे। एक दिन कुछ अचानक ऐसा हुआ जो सब कुछ बर्बाद होकर रह गया। मैं और मेरी मम्मी पापा हम तीनों लोग शॉपिंग मॉल में गए थे और वहाँ से वापस आ रहे थे। तभी अचानक रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही मेरी मम्मी पापा का देहांत हो गया और मेरी भी बहुत हालत गंभीर हो गई। मैं अस्पताल में एडमिट थी। जब मुझे होश आया तो मैं चिल्लाती हुई अपनी मम्मी पापा को पूछने लगी कि मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं। मैं अपनी माँ और पापा के बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकती थी, क्योंकि वह दोनों लोग मुझे बहुत प्यार करते थे, मेरा बहुत अच्छे से देखभाल करते थे, हर वक्त मेरी छोटी से छोटी ख्वाहिश को पूरा करते रहते थे। लेकिन मुझे क्या पता था कि एक छोटी सी हादसा मेरा सब कुछ बर्बाद कर देगा। मैं जब 12 साल की थी तब मैं स्कूल जाती तो मेरी मम्मी समझती हुई कहने लगती कि देखा, स्कूल में किसी से भी शरारत मत करना, और हाँ, लड़कों से तो एकदम ही दूर रहना, टिफ़िन टाइम से खा लेना और अच्छे से ध्यान लगाकर पढ़ना, सीधे स्कूल जाना और सीधे ही घर वापस चली आना। मेरी मम्मी हर एक छोटी सी छोटी बातों को समझाती रहती थी, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन मुझे क्या पता था कि एक पल में ही मेरा सब कुछ बिगड़ कर ख़त्म हो जाएगा। आज मेरे पापा जॉब से घर वापस आए तो आज उन्हें कंपनी में से कुछ पैसे एडवांस मिले थे, जो मेरे पापा घर पर आते ही हम लोग से कहने लगे कि ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम शॉपिंग करने चलते हैं, जिसको जो सामान चाहिए वो अपना अपना ले लेना। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि मेरा बहुत मन था कि मैं अपने लिए कुछ अच्छा सा ड्रेस वगैरह खरीद लूँ। तो मैं जल्दी से फटाफट तैयार होने के लिए चली गई। मम्मी भी तैयार हो गई। अब हम दोनों लोग पापा के साथ घर से निकले और सीधे शॉपिंग मॉल पहुंच गए। बहुत अच्छे से शॉपिंग कर लिए। जब हम लोग शॉपिंग करके वापस लौटने लगे तो अचानक से रास्ते में हम तीनों का एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद से मुझे कुछ नहीं पता है। जब मुझे होश आया तो मैं अपने मम्मी पापा के बारे में पूछने लगी कि मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं। मैं चीखने लगी, चिल्लाने लगी, तो अचानक से ही डॉक्टर मेरे पास आए और कहने लगे कि तुम आराम करो और तुम्हारे रिश्तेदार में कौन कौन है तुम नंबर दे दो, मैं उन्हें बुला देता हूँ। उनके मुंह से ऐसी बातें सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं चीखती हुई डॉक्टर साहब से पूछने लगी कि आप बताएंगे मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं। तो डॉक्टर ने सिर झुकाकर कहने लगे कि तुम्हारी मम्मी पापा के तुरंत ही मृत्यु हो गई है, बस तुम जख्मी थी, कुछ लोग तुम्हें यहाँ पर लेकर आए हैं। यह बात सुनकर मैं चीखने और चिल्लाने लगी थी। फौरन बिस्तर पर गिर गई और फिर मुझे कितने दिनों तक होश नहीं आया, यह सब तो मुझे मालूम नहीं है। जब होश आया तो एक औरत मेरे पास आई और वह मुझे अपने घर लेकर गई। अब वह औरत कौन थी मुझे खुद नहीं पता था, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत गंभीर थी और मुझे कुछ नहीं पता था कि वह औरत कौन है और मैं किसके घर रहने के लिए आई हूँ। बस मैं खोई खोई सी रहती थी और बेड पर ही बैठी रहती थी। एक दिन वह औरत मेरे पास आई और कहने लगी कि बेटी यह लो, खाना खा लो। जब औरत मेरे पास आती तो मैं चीखने और चिल्लाने लगती कि तुम कौन हो, मेरे पास से दूर हो जाओ।
मुझे कुछ भी नहीं खाना और मैं बेड का सारा बिस्तर इधर के उधर फेंकते हुए सब कुछ बिगाड़ देती। एक दिन उसका बेटा मेरे पास आया और मुझे जोर से चाटा मारा और कहने लगा कि तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है। मेरी माँ तुम्हें अस्पताल से लेकर आई और खाना तुम्हें देने के लिए आई है और इस पर तुम चीखने चिल्लाने लगी। जब मेरी माँ ने मुझे डांटते हुए देखा तो माँ मेरे पास आई और मुझे एक थप्पड़ मारते हुए कहने लगी, आज के बाद उस तरीके डांटते हुए मैंने तुम्हें देखा तो फिर खैर नहीं। मेरी माँ रोते हुए खाना का प्लेट उठाई और कमरे से बाहर चली गई। वह लड़की एक तरफ मायूस होकर बैठ गई। अब मैं स्नेहा के पास गया और उसे समझाने लगा कि देखो तुम अच्छे से रहा करो, लेकिन वह फिर भी चिल्लाते हुए कहने लगी कि मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है। मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? अब मैं उसे कैसे बताऊं कि उसके मम्मी पापा का देहांत हो गया है और तबीयत खराब होने की वजह से उसे कुछ भी याद नहीं है। मैं उसे उसी कमरे में छोड़कर अपने कमरे में चला आया। मेरी माँ मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, देखो बेटा, उसकी तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर उसे हम सही करना है तो उसी के मुताबिक हमें रहना होगा। वह जो कहेगी हमें वही करना होगा। इसलिए हम उसको डांट नहीं सकते हैं, बस केवल उसे प्यार से समझा सकते हैं और उसे हर एक चीज़ सिखा सकते हैं, क्योंकि उसकी दिमागी हालत भी कुछ ठीक नहीं है। मेरी माँ कहते कहते उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे और मैं बोला, माँ आप फिक्र ना करें, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अभी हम दोनों यही सब बातें कर रहे थे कि किचन से बर्तनों की आवाज़ आई। फिर फौरन मैं और मेरी मम्मी किचन की तरफ चले गए। किचन की तरफ जाकर हम दोनों ने जो देखा उसे देखकर हमें थोड़ा खुशी मिली, क्योंकि वह जो खाना दूर कर छोड़ दी थी वही खाना खा रही थी। हम लोग वहीं पर उसे छोड़कर अपने अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर के बाद वह लड़की मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? मेरे मम्मी पापा कब आएंगे? उसकी ऐसी हालत देखकर तो ऐसा लगता था कि जैसे उसकी दिमागी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, थोड़ा थोड़ा पागल का असर भी हो गया है। फिर हमने उसे समझाते हुए कह दिया कि तुम्हारे मम्मी पापा कुछ दिनों के लिए कहीं दूर चले गए हैं, इसलिए तुम हम लोग के पास रहोगी। अब उसे अभी नहीं पता था कि मेरी माँ उसकी मौसी है और मैं उसका भाई हूँ। फिर स्नेहा कहने लगेगी, वह औरत कहाँ है? मैं उसे समझाते हुए कहा कि वह औरत तुम्हारी मासी है, तुम उसे मासी कहा करो। मेरी बात सुन के कहने लगी कि मासी कहाँ है? मैंने उसे बगल के कमरे का रास्ता बता दिया कि ठीक है। स्नेहा मम्मी के कमरे में चली गई। अब धीरे धीरे स्नेहा को भी हम लोगों की समझाई बातों पर थोड़ा थोड़ा असर होने लगा था, नहीं तो कुछ भी कहने से पहले ही पूरे घर को अपने सर पर ले लेती। अब धीरे धीरे हम लोगों के घरों में सुधार भी आ गया था। मेरी मम्मी एक दिन मुझसे कहने लगी कि ले जाओ स्नेहा को कहीं बाहर घुमा लो, थोड़ा बहुत घूमेगी तो इसका तबीयत ठीक होगा। मैं भी कह दिया कि ठीक है मम्मी, मैं इसे लेकर जाता हूँ और कहीं घूम कर लेकर आता हूँ। मैं स्नेहा को लेकर पार्क में चला गया। स्नेहा बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसकी दिमागी हालत खराब होने की वजह से वह अपना ठीक से देखभाल नहीं कर सकती थी। कैसे रहना है, कैसे खड़ा होना है, कैसे कपड़ा पहनना है, वह सब मुझे और मेरी मम्मी को ही देखना पड़ता था। फिर अचानक से पार्क में आइसक्रीम वाला दिख गया और वह सर पटक पटक के कहने लगी कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए। मैं भी उसे वहीं पर बैठा दिया और उससे कहा कि यहीं पर बैठी रहना, मैं भी तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेके आता हूँ। जैसे ही मैं आइसक्रीम लेने गया और वापस आया तो मेरे होश उड़ गए। मुझे क्या पता था कि मैं आइसक्रीम लेने जाऊँगा और फिर यह सब कुछ हो जाएगा। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उसे अपने साथ ही लेकर जाता। अब मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था। जब मैं वापस आया तो वहाँ पर स्नेहा नहीं थी। अब मैं पूरे पार्क में इधर उधर तलाश करने लगा, लेकिन मुझे कहीं भी नहीं मिली। अब मैं बहुत ज़्यादा डरने लगा था कि आखिर स्नेहा गई तो गई कहाँ। वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए मुझे बस एक ही चीज़ का डर था, वैसे कि उसका दिमाग सही नहीं था।
लेकिन मेरे मन में बहुत ही अजीब अजीब ख्याल आने लगे थे, क्योंकि मेरी मम्मी उसकी जिम्मेदारी मुझे देखकर बाहर घूमने के लिए भेजी थी। अगर उसे कुछ हो जाए तो मेरी मम्मी भी जीते जी मर जाएगी, क्योंकि स्नेहा की मम्मी पापा के मरने के बाद बस हम 2 लोग थे जो उसकी परवरिश कर सकते थे। हम लोगों से उसकी तस्वीर दिखाकर उसके बारे में पूछने लगे थे कि आपने इस लड़की को इधर से जाते हुए देखा है, लेकिन वह लोग देखकर ही कहने लगे कि नहीं, मैंने इसे नहीं देखा है। अब मैं पूरी तरह से बहुत ज़्यादा घबरा गया था और कम से कम 8 से 10 घंटा हो गया और मुझे स्नेहा नहीं मिली। अब मैं रुआसा होकर घर वापस लौटने लगा तो अब जो मंजर मेरे सामने था उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आखिर यह सब हो क्या गया था? आखिर स्नेहा ऐसे क्यों खड़ी थी? आखिर उसके साथ हुआ क्या था? मैं तो पूरी तरह से घबरा गया था। मैं फौरन से स्नेहा के पास गया और पूछने लगा कि स्नेहा, यह सब क्या है? अब स्नेहा बेचारी, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। उसे क्या पता होगा कि उसके साथ क्या हुआ है। एक औरत उसके पास खड़ी थी। मैंने उनसे पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, इसके कपड़े क्यों फटे हैं? फिर औरत मुझे डांटते हुए कहने लगी कि यह तुम्हारे घर की, जब तुम जानते हो कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम इसको अपने साथ नहीं रख सकते थे। वह औरत मुझे चीख चीख कर डांटने लगी थी। जो बात बोली उससे तो मेरे कान के पर्दे ही फट गए। औरत कहने लगी कि इसके साथ 2 लड़के मिलकर जोर जबरदस्ती किया है। वह तो ठीक है कि मैं अचानक से पहुंच गई। वह लोग मुझे देखकर डर के भाग गए, नहीं तो पता नहीं इसके साथ क्या क्या आगे होता। इस बेचारी को तो ऐसी दिमाग की हालत ठीक नहीं है। इसे क्या पता रहेगा कि इसके साथ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है या अच्छा हो रहा है। तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसे तुम ठीक से रखो। वह औरत मुझे समझाते हुए वहां से निकल गई। अब मैं उसे घर लेकर वापस आया और अपनी माँ से कुछ नहीं कहा, नहीं तो मेरी माँ परेशान हो जाती और मेरे ऊपर से भरोसा भी उठ जाता, क्योंकि मेरी माँ बड़े विश्वास से कहकर भेजी थी कि इसकी पूरी तरीके से ध्यान रखना और इसे घुमा कर लाना। मेरी एक लापरवाही की वजह से इसके साथ बहुत ही गलत हरकत हो गया था। अब मुझे नहीं पता था कि वह लोग कौन थे। अब स्नेहा पहले से और भी ज़्यादा मायूस रहने लगी थी। माँ मुझे कहती कि पता नहीं स्नेहा को क्या हो गया है कि वह अचानक से बहुत खोई खोई सी रहती है। अब मैं माँ को कैसे बताता कि उसके साथ बहुत ही गलत काम हुआ है। अब मैं यह सब बात भी नहीं कह सकता था। मैंने माँ से कहा, इसका वैसे ही तबीयत खराब है, इसलिए वह बहुत ज़्यादा खोई खोई सी रहती है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। एक दिन उसकी तबीयत अचानक से थोड़ा खराब लगा तो मैं उसे फौरन अस्पताल लेकर चला गया। माँ घर पर नहीं थी, वह किसी काम से बाहर गई हुई थी, इसलिए मैं उसे अकेले ही अस्पताल लेकर चला गया था। जब अस्पताल पहुंचा तो उसे लेडी डॉक्टर के पास एडमिट करा दिया। थोड़ी ही देर के बाद डॉक्टर बाहर निकली और जो बात बोली, इसे सुनना मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि स्नेहा के साथ इतना गलत हुआ है। अब मुझे खुद से भी ज़्यादा नफरत होने लगी थी। मैं एक लड़का था, आखिर उसकी देखभाल कैसे न कैसे कर सका। डॉक्टर निकली और कहने लगी कि एक तो इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और इसके साथ 5 लोगों ने गलत काम किया है। आखिर तुम लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? उसकी तो हालत पहले से ही इतनी खराब है और ऊपर से प्रेग्नेंट हो गई है। अब वह बच्चे को कैसे जन्म देगी? अब तो यह बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब मैं माँ से यह बात कैसे बता सकता हूँ? आखिर मैं कब तक छुपाता? एक न एक दिन तो माँ को यह सारी बातें पता चल ही जाती। अब मैं सोचते हुए स्नेहा का हाथ पकड़कर उसे घर वापस लेकर आ रहा था कि अचानक मैं फिर दोनों का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। मैं और स्नेहा रोड पर बेहोश होकर गिर गए। जब होश आया तो मैं और स्नेहा करीब के पास में ही अस्पताल में भर्ती थे। स्नेहा को अब सब कुछ याद आ गया था। वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भैया, मेरी मम्मी पापा कहाँ हैं? उन लोगों के साथ क्या हुआ है?
तो मैं उसे कहने लगा कि तुम्हारे मम्मी पापा का देहांत हो गया है और मैं और तुम्हारी मौसी हम तुम्हें अपने घर पर लेकर चले आए हैं। अब हम दोनों घर वापस चले गए और स्नेहा भी अपनी मौसी के गले लगकर चीख चीख कर रोने लगी। मेरी माँ भी उसे समझाते हुए कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मौसी हूँ, तुम्हारी माँ के बराबर हूँ, मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं आने दूंगी, अपनी बेटी से बढ़कर तुम्हें मानूंगी, मैं हूँ, सब ठीक रहेगा। दोनों की बातें सुनकर बहुत ही खुश था, लेकिन अचानक से मेरे दिमाग में उसकी प्रेगनेंसी की बातें याद आ गई। अब मैं अपनी माँ से कैसे बताऊं कि स्नेहा के साथ क्या हुआ था। मैं बहुत डरा डरा सा रहने लगा। फिर एक दिन सब अपने अपने कमरे में सो रहे थे कि अचानक से उसकी उल्टी आने की आवाज़ आने लगी। मैं दौड़ता हुआ उसके पास गया और वह उल्टी कर रही थी। उसे खुद ही नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ था, क्योंकि जब उसका याददाश्त चला गया था तब उसके साथ यह सब कुछ गलत हुआ था। लेकिन जब अब उसकी याददाश्त आ गई थी तो उसे खुद भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ है। अब मैं अपनी माँ से कैसे बताऊं कि अब धीरे धीरे 3 से 4 महीना हो गया था। फिर मैं माँ से फ़ौरन कहने लगा कि माँ इसकी शादी कर दो, जितना जल्दी हो सके हम इसकी शादी कर देते हैं। मेरी माँ मुझे कहने लगी कि अभी तू ये क्या कह रहा है, ये फ़िलहाल 24 साल की हुई है, अब हम धीरे धीरे इसका रिश्ता तलाशना शुरू कर देंगे। लेकिन मैं गुस्से से बोला कि माँ इसकी जल्दी शादी कर दो। मैं अपनी बेटी की ऐसी बात सुनकर परेशान सी हो गई थी। आखिर मेरा बेटा इतनी जल्दी में क्यों था। फिर मैं बोली, बेटा ऐसे ही थोड़ी ना कर देंगे उसकी शादी, अच्छे घर खानदान देखेंगे फिर उसकी शादी करेंगे। शादी करने के लिए हमें व्यवस्था भी तो करना ज़रूरी है। हम पता करेंगे कि लड़के वाले कैसे हैं, तभी तो अपनी इतनी प्यारी सी गुड़िया की शादी करेंगे। मैं स्नेहा को अपनी बेटी की तरह ही मानती थी, लेकिन फिर अचानक से मुझे याद आया कि मेरा बेटा ऐसी बातें क्यों कर रहा है कि जितनी जल्दी हो सके उसकी शादी कर दो। मैंने उससे पूछा कि आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, आखिर बात क्या है, मुझे सच सच बताओ। फिर उसने वह सारी बातें बताई जो उसके साथ हुआ था। उसके साथ क्या क्या हुआ था, मैं अपना वही सर पकड़कर बैठ गई थी कि अब क्या होगा। मैं और मेरी माँ स्नेहा के कमरे में चले गए। मेरी माँ उससे प्यार से कहने लगी थी, स्नेहा बेटा आज मैं और तुम कहीं बाहर चलते हैं और घूम कर आते हैं, क्योंकि मेरे मन में तो यही विचार था कि मैं इसे लेकर जाऊं और इसका ऑपरेशन करवा दूं। और मैंने ऐसा ही किया। मैं उसे अच्छे हॉस्पिटल में लेकर गई और लेडी डॉक्टर से सब कुछ बता दिया। उसने भी मेरी मदद की और उसने उसका ऑपरेशन करवा दिया। और मैंने पहले ही लेडी डॉक्टर को बता दिया था कि यह सब कुछ उसे ना पता चले। जब स्नेहा को होश आया तो पूछने लगी कि मासी मुझे क्या हुआ था। मैं उसे कहने लगी कि तुम खाती पीती नहीं थी ना ठीक से, इसलिए तुम्हें हल्का सा चक्कर आ गया था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गई हूँ। अब तुम बिल्कुल ठीक हो और घर वापस चलो। मैं उसे घर लेकर आ गई। अब बस मेरे मन में ही ख्याल था कि मैं उसका कोई अच्छे से रिश्ते देखकर उसकी शादी कर दूँ। मैंने अपने रिश्तेदार में भी इधर उधर फैला दी थी कि कोई भी अच्छा लड़का हो तो मुझे बता दे, मुझे अपनी स्नेहा बेटी की शादी करनी है। अभी 20 से 24 दिन ही हुआ था कि मेरे पड़ोस की ही एक औरत मेरे पास आई और कहने लगी कि मेरे रिश्तेदार में एक लड़का है जो बहुत ही अच्छा है, उसने तुम्हारी बेटी स्नेहा को भी देखा है। वह खुद मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारे यहाँ आकर बात करूं कि वह तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता है। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि मेरी बेटी की शादी एक बहुत ही अमीर खानदान में हो जाएगी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी बेटी का रिश्ता उधर से खुद आया है। जिस दिन मैं अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल जा रही थी, रास्ते में उसने मेरी बेटी स्नेहा को देख लिया था। उसी दिन से उसने पता किया कि यह लड़की किसके घर की है। जब उसे पता चला कि वह मेरी बेटी है, उसने फ़ौरन से स्नेहा के लिए रिश्ता भिजवा दिया। अब हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। जब मेरा बेटा आया तो मैं उसे भी बताऊंगी स्नेहा की शादी पक्की हो गई है। मेरा बेटा भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया। अब स्नेहा के पास गए और उसे कहने लगे कि तुम्हें यह लड़का पसंद है? तो कहने लगी कि मासी आप मेरी माँ समान हो,
आप जहाँ चाहो वहाँ मेरा रिश्ता पक्का कर सकती हो। मैं खुशी खुशी शादी कर लूँगी। मेरे मम्मी पापा के देहांत के बाद आप ही तो हो सब कुछ। आप जो कुछ करेंगी मेरे लिए अच्छा ही करेंगी। स्नेहा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे और मेरा बेटा मेरे पास आया और कहने लगा कि माँ आप फिक्र ना करें, मैं सारी तैयारी कर दूंगा। मेरे घर पर शादी की चहल पहल होने लगी थी। मेरी बहन स्नेहा भी दुल्हन बन बैठी थी। मैं उसके पास गया और कहने लगा, सर पर अपना हाथ फेरा और मेरी आंखों में आंसू भी आ गए। स्नेहा भी मेरी आंखों में आंसू देखकर रोने लगी। मैंने उसे कहा कि पगली तू क्यों रो रही है, तुझे तो एक न एक दिन यहाँ से जाना ही है। हम दोनों गले लगकर रोने लगे। उसके बाद माँ समझाते हुए मैं कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर के बाद बारात आ गई और मेरी बहन की शादी भी हो गई और अपने ससुराल चली गई। फिर कुछ दिन के बाद स्नेहा के घर से कॉल आया और वह कॉल मेरी माँ ने उठाई थी और जैसे उधर से आवाज़ आई और मेरी माँ चक्कर खाकर गिर गई। मैं तुरंत भागता हुआ माँ के पास गया और पूछने लगा कि माँ ऐसी कौन सी बात हो जो आप इस तरीके से ज़मीन पर गिर गई है। मेरी माँ घबराती हुई वहीं पास के सोफे पर बैठ गई और मैं जल्दी से एक गिलास पानी लेकर आया और माँ को पिलाने लगा और पूछा कि माँ बताओ आखिर ऐसा क्या हुआ है जो आप इतना परेशान हो। कहीं मेरी माँ की हालत ऐसी थी कि वह कुछ कह नहीं पा रही थी। फिर मैंने माँ से कहा कि आप रिलैक्स हो जाइए, फिर उसके बाद बताओ आखिर क्या बात है। फिर मेरी माँ थोड़ी देर के बाद कहने लगी कि बेटा स्नेहा के घर से कॉल आया था और वह लोग कह रहे थे कि स्नेहा को घर से निकाल देंगे, उसे तलाक दे देंगे। उन्हें पता नहीं कहाँ से सारी बातें पता चल चुकी है कि स्नेहा पहले से ही प्रेग्नेंट थी। अब हम दोनों माँ और बेटे फौरन स्नेहा के ससुराल चले गए और वहाँ जाकर जो मेरे नज़र के सामने था वह सब मुझे हैरान कर देने वाला था। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि बीता पल भी हम लोगों के सामने आकर खड़ा हो जाएगा, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि जब मैं उस औरत को देखा तो मेरे होश उड़ गए। आखिर यह औरत इस घर में मेरी बहन के ससुराल में क्या कर रही थी। कहीं इसने ही तो नहीं कुछ गड़बड़ कर दिया हो और बीते हुए पल के सारे सच्चाई इस घर में फैला दी हो। जब आगे से आवाज़ आई, बेटे तुम्हें यही घर मिला था अपने घर के पाप मेरे भतीजे के ऊपर डालने को। अब मैं उसके आगे हाथ जोड़ दी और कहने लगे कि प्लीज़ भगवान के लिए चुप हो जाओ, नहीं तो मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन वह औरत कहाँ मानने वाली थी। उसने तो पूरे घर को इकट्ठा करके खड़ी की थी और सबसे सब कुछ सच सच पहले से ही बता चुकी थी। अब मेरी बहन मेरे पास आई और कहने लगी थी, भैया यह सब लोग क्या कह रहे हैं कि मैं बदचलन औरत हूँ। आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था। ये लोग मेरे ऊपर इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, मुझे बहुत भला बुरा कह रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है, कोई मुझे सच सच बताओ। अब मैं सबसे पहले सबके सामने हाथ जोड़ दिए और सारी सच्चाई बताने लगा कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। अब सारी सच्चाई सबको पता चल चुकी थी और जो औरत मेरी बहन को बचाई थी वही औरत मेरी बहन की बुआ थी। अब मेरी माँ सबके सामने हाथ जोड़ सबसे माफ़ी मांगने लगी थी और कहने लगी कि हालात से मजबूर होकर बिना कुछ कहे बिना कुछ बताए हमने यह रिश्ता आप लोगों के घर में कर दिया। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यह गलती की सज़ा मेरी बेटी को मत दो। ये तो बेचारी है, इसे खुद नहीं कुछ पता कि इसके साथ क्या हुआ था। उस टाइम तो इसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी। इस बेचारी को तो यह भी नहीं पता था कि इसके साथ क्या कुछ हुआ है। मेरी बेटी मेरे पास आई और पूछने लगी कि माँ आखिर क्या हुआ था मेरे साथ, जो यह लोग मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। क्या सही है क्या गलत है, प्लीज़ आप मुझे सच सच बता दीजिए। तो मेरी माँ मुझसे कहने लगी थी, जब तू 18 साल की थी और अपने भैया के साथ घूमने गई थी, तब वहाँ से तुम कहीं और दूसरी तरफ चली गई और फिर अचानक से तुझे कुछ लड़कों ने पकड़ लिया था और तेरे साथ कुछ गलत हरकत कर दिया। यह सब सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। आखिर यह सब कुछ क्या हुआ था। तो वही मेरे पति की जो बुआ थी वही मुझे बचा कर लाई थी। अब 4 से 5 लड़कों ने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया था।
अब तो सारी सच्चाई मेरे सामने भी आ गई थी। अब मैं किसी को अपना शक्ल भी दिखाने के काबिल नहीं थी, लेकिन फिर भी हिम्मत करके एक बार अपने पति के पास गई और उनसे कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो। मुझे कुछ नहीं पता था कि मेरे साथ क्या कुछ हुआ है। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं ये शादी हरगिज नहीं करती। अगर करती भी तो सबसे पहले मैं सारी बात बता देती, उसके बाद ही जो होता सो होता। लेकिन मेरा पति तो चिल्लाता हुआ कहने लगा कि तुम मेरी नज़रों के सामने से दूर हो जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। अब मैं कैसे अपने पति से दूर चली जाऊं, क्योंकि मैं फिर से प्रेग्नेंट हो चुकी थी। लेकिन फिर भी मैं क्या कर सकती थी। मेरे ससुराल के लोगों मेरी एक न सुनी और मैं अपनी मासी और भाई के साथ घर से जाने लगी थी। फिर अचानक से पीछे से आवाज़ आई, स्नेहा रुक जाओ। अपने पति की मुझे ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल तो बैठ गया। मेरे पति मेरे पास आए और कहने लगे कि स्नेहा मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें इस तरीके से जाने के लिए नहीं कहना चाहिए था। लेकिन तुम खुद बताओ, जब अचानक से कोई इंसान इतना बड़ा सच सुनेगा तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि तुम तो उस टाइम बहुत मासूम थी और तुम्हारे दिमाग की हालत भी ठीक नहीं थी। लेकिन मुझे उन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें दिल से अपनाना चाहता हूँ, दिल से अपनी पत्नी मानता हूँ। तब मैं अपने पति के पैर पर गिर गई और मैं रोने लगी। मेरे पति मुझे उठाकर अपने सीने से लगा लिए और कहें कि मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं और मेरी पति बुआ के पास गए और उनसे भी कहने लगे कि बुआ मुझे माफ़ कर दो, मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था। मेरे पति भी कहने लगे कि हाँ बुआ, जो हुआ अब हम बीती हुई बातों को भूलकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। मेरी बुआ भी आशीर्वाद देते हुए कहने लगी कि तुम लोग हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। अब मेरी मासी माँ और मेरे भैया दोनों लोग अपने घर चले गए और मैं अपने ससुराल में बहुत खुश रहने लगी थी। मेरे पति भी मुझे बहुत मानते थे। बीते हुए पल को हम सब लोग भूल गए और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों।